और बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है। जहाँ तक विषयों का सवाल है, एक शुगर अपना शाहबाद शुगर मिल में 60 ELPD का एथनॉल प्लांट लगाया है। तो उसमें कुछ राशि की उनको आवश्यकता थी, लगभग 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसको आवश्यकता पूरी कर देते हुए ये उनको मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार एक दूसरा विषय कि संस्कृत में आचार्य और स्कूल कैडर में संस्कृत आचार्य MA और संस्कृत क्या उसका दूसरा रहता है, शिक्षा शास्त्री। तो शिक्षा शास्त्री को हमने कैडर माना B.Ed का, और आचार्य को MA के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। पंजाब डिस्टिलरी एक्ट है बना हुआ, नियमावली है 1932 की, उसमें कई प्रावधान होते हैं। तो एक प्रावधान आज ये किया गया है कि सभी जो डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सिपरेट का निर्माण है, वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहां से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान इसके लिए किया है। हाँ, जैसा केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है। वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने एक्ट थे, ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है। इसका बिल ये विधानसभा में आएगा। तो 20 जो एक्ट हैं सामान्यतया भूमि से जुड़े हुए कुछ पुराने पंजाब के समय के अधिनियम हैं। पंजाब जिला बोर्ड कर सत्यापन अधिनियम 1927 का है, पंजाब कर्ज माफी अधिनियम 1934 का है, कॉपरिंग फीस अधिनियम 1936 का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1938 का है, पंजाब जागीर अधिनियम 1941 का है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो उस समय के पुराने देश की आज़ादी से पहले के बने हुए, आज जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। तो लॉ कमीशन की सिफारिश पर उनको समाप्त करने का ये निर्णय लिया है। एक पिछले दिनों में आदि बद्री स्थान पर, आदि बद्री तो नहीं, पंचकुला में किया था, लेकिन जो आदि बद्री स्थान के ऊपर जलाशय बनने वाला है और हिमाचल सरकार की उनके मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक समझौता जो हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी पुष्टि भी आज मंत्रिमंडल ने कर दी है। फिर एक कानून बहुत समय से पेंडिंग था, उसका विधेयक भी इस बार हम लेकर के आ रहे हैं, उस भी विधानसभा की जो मंजूरी हुई है, हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले
डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें जरूर होगा, सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा। ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशियरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी, ताकि उस बेनिफिशियरी को, खास करके जो 1,80,000 रुपये तक की इनकम के परिवार हैं, उन सदस्यों को कोई पैसा ना देना पड़े। केवल एक बार उन्होंने अपनी सहमति पत्र देना है कि मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। वो बैंक में या CSC में जाकर के देकर के आएगा और बाद में उसका प्रीमियम, पहली बार प्रीमियम अपने पास से जमा कराएगा, वो प्रीमियम सरकार उसको वापस रिफंड कर देगी। आगे से समय समय पर जो भी उसकी दरें हैं वो सब सरकार अपने आप देती रहेगी जब तक भी उसकी एलिजिबिलिटी है। पहली बार इसका जो पहली किस्त जो हमने दी है वो लगभग 3.5 लाख परिवारों को, पिछले दिनों में जब आपके सामने सब किया था 3,32,000 परिवार थे, उनको ये पैसा पहली किस्त दे दी गई है। यह हरियाणा जनसुविधा परिवर्तन निषेध विधेयक 2022। कई विषय ध्यान में आए हैं कि बहुत पहले समय में जो भी प्राइवेट लैंड है, संस्था की लैंड है, उस लैंड पर कोई भी जो बन जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़कें, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, पहले लोग दान में भी दे देते थे कि हमारी जमीन है, इस पर आप सड़क बना दो, इस जमीन के ऊपर आप स्कूल बना दो। लेकिन समय बदलने के बाद, जमीनों की कीमत महंगी होने के बाद, वो पीढ़ी तो चली गई जो दान के कर गई, अगली पीढ़ी आके कहती है कि ये तो हमारे नाम चल रही है कागजों में, क्योंकि वो कागज बदलते नहीं थे, दान कर देते थे, भी बना दो, गांव का स्कूल बना दो। अब वो आके क्लेम करने लग गए और उसके कोई डाटा रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है कि वो दान दी गई थी। लेकिन नियम बनाया हमने, कानून लागू कर रहे हैं इसको, कि जो ऐसी सुविधाएं 20 साल पहले बनी हैं, वो किसी के रिकॉर्ड में है चाहे नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है वो स्थायी रूप से उसी के नाम वो जमीन जाएगी, उसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर पाएगा 20 साल पहले का। यानी आज अगर 2022 है तो 2002 से पहले कोई चीज बन गई है, उसको ना वो तोड़ सकता है, ना वो हटा सकता है, ना कोर्ट में क्लेम कर सकता है। वो सरकार की है या जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को सुविधा बना करके उन्होंने दी है वो उसकी है। तो ये एक कानून में एक प्रावधान किया है। तो फैमिली को क्या कंपनसेट भी नहीं करेंगे? क्योंकि 20 साल पहले क्या है कि उन्होंने मानो दान में दी है और योजना से दी है, जानबूझ के दी है, मानो किसी बुजुर्ग ने दी, आज वो रहा नहीं, अगली पीढ़ी को लालच आ गया। अगर 20 साल के अंदर क्लेम करना तो वो कर सकता है। अगर 20 साल भी किसी ने क्लेम नहीं किया, इसका मतलब उसका क्लेम बनता नहीं है। हाँ, ऐसे ज्यादातर मामले कोर्ट में है। हाँ, इसीलिए कानून बनाया है कि उन सबको भी कोर्ट में कानून के माध्यम से उनको कहा जा सके इनका कोई क्लेम नहीं है। नहीं तो कई केसेस ऐसे हैं, 1965 में सड़क बनी थी, अब कोई आ गया जी जमीन हमारी है, इस सड़क को हटाओ उखाड़ो। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत लोग उस समय दान कर देते थे। लेकिन अब चूंकि उस समय दान किया, आज उसका रिकॉर्ड डाटा कोई है नहीं, वर्बल चीजें होती थी।
तो एक कानून बनाया कि 20 साल के अंदर अगर कोई क्लेम करेगा 20 साल तक अगर एक बार कोई क्लेम किसी ने नहीं डाला, इसका मतलब उसने मान लिया कि नाउ इट इज फाइनल। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विषय हैं ये आपके सामने मैंने रखे हैं, और 2 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा। बीएससी अगली तिथियां और अगले टाइम पीरियड उसका कितना होगा वो तय करेंगे, उस समय आप और हम फिर मिलेंगे। अच्छा सर, ये डिस्टिलरीज की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, और हरियाणा के अलावा और कौन से स्टेट है जहाँ पे ये सिस्टम शुरू किया गया है? और का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास एक प्रपोजल आया था कि इसके ऊपर हम फ्लो मीटर्स लगाएंगे, तो फ्लो मीटर्स के माध्यम से उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितनी शराब उस डिस्ट्रिक्ट में बनी है। कंट्रोल रूम का डिस्ट्रिक्ट, वो कंट्रोल रूम तो सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई आएगा तो हम सेंट्रल लेवल पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में, उसमें कठिनाई नहीं है। लेकिन उसका कंट्रोलिंग जो है वो सरकार के पास रहेगा कि कितने उसने शराब बनाई है। पंजाब की बातें भी कर पंजाब बीच करो तो और चंगा लगेगा। पंजाब से you are playing a very important role in Punjab BJP also. What is contribution of people from Haryana BJP, or as BJP leader or as a CM of Haryana BJP state, आप कैसे देख रहे हो पंजाब के इलेक्शंस को? देखिए, वैसे तो पार्टी के नाते एक लगातार हमारा एक सिस्टम है कि आसपास के प्रांतों में जब चुनाव होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो वो प्रांतों के लोग भी आते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और प्रचार के दिन तक सब रहते हैं, प्रचार का टाइम समाप्त होता है उसके बाद सब वापस चले जाते हैं। लीडर्स भी उनकी जो केंद्रीय लीडर्स हैं उनकी एक स्टार कंपेनर्स की लिस्ट बनती है, वो उसमें भी सब प्रदेशों के प्रमुख लोग उसमें आते हैं। मेरी भी अभी 1 दिन के लिए ड्यूटी उत्तराखंड लगी थी, अब 2 दिन पंजाब का है, 4 दिन उत्तर प्रदेश का है, तो और भी जैसे जैसे कोई समय। चंडीगढ़ में आपने मेयर बनवा दिए, चंडीगढ़ में आपने इलेक्शन जितवा दिए। देखिए, आखिर पंजाब में भी वोटा भी ये क्षेत्र मेरा जाना पहचाना क्षेत्र है। मैंने लगातार 2002 के बाद 2012-13 तक 11 साल इस सारे क्षेत्र में काम किया है, जिसमें मेरे पास पंजाब भी था, हिमाचल भी था, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा भी था ही। तो ये सारा क्षेत्र में लगातार 10-11 साल तक करता रहा हूँ, तो उसका उपयोग आज अगर पार्टी को होता तो अच्छी बात है। अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ के चुनाव थे, उसमें भी मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, वहाँ मेयर भी संयोग से भारतीय जनता पार्टी का बना है। कल भी पंजाब में 2 बड़ी हस्तियों ने ज्वाइन किया है, एक माही गिल और एक है हॉबी धालीवाल, दोनों अच्छी फिल्म जगत की हस्तियां हैं, दोनों ने ज्वाइन किया है, और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। पंजाब में अभी 1 दिन तो मेरा लगा है अबोर, फाजिलका और बलुआना, दूसरा दिन है पटियाला, संगरूर और राजपुरा। तो ऐसी 6 विधानसभाओं में जाने का मुझे अवसर मिला। ये जो धर्म परिवर्तन का जो रोक कानून हम लेके आ रहे हैं हरियाणा में, क्या ये ज्यादा हुआ है, या नंबर 1, नंबर 2, अगर कोई दोनों में से इंटर रिलीजन जो शादी करना चाहता है, क्या उसको भी डीसी के पास अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, अपना धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करना चाहता तो करे, धर्म परिवर्तन करना है तो अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे हरियाणा में इंसिडेंट्स क्या है सर कन्वर्जन की, कितना? देखिए, काफी घटनाएं पीछे यमुनानगर में, मेवात में, गुरुग्राम में भी, पानीपत में भी घटना हुई, कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं जो समाज के अंदर चिंता पैदा करती हैं कि इस प्रकार के विषयों से सामाजिक तनाव भी बनते हैं, पारिवारिक झगड़े भी होते हैं, कई बार तो परिवार में लड़का लड़की और माता पिता उन्हीं के झगड़े हो जाते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी जो कठिनाइयां पैदा होती हैं उसको दूर करने के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया, ताकि समाज में एक स्थायित्व बना रहे, आपसी भाईचारा भी बना रहे, वो भी ना हो, और ये बहकाने का, धोखा देने का जो सिलसिला है इसको भी हम रोक सकें। पंजाब चुनावों में भी ये मुद्दा सर बहुत ज्यादा चर्चा में है, धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की बात वहां पर भी अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। कितनी जरूरत आज के परिप्रेक्ष्य में इस कानून की समझते हैं? मैंने बताया ना, जैसे हम हरियाणा में महसूस करते हैं ऐसे सब प्रदेश जहाँ जहाँ महसूस करते हैं वहाँ की सरकारें इस बारे में सोच भी रही हैं, और उत्तराखंड में ये कानून आ गया है, मध्य प्रदेश में आया है, महाराष्ट्र में आया है, कई स्टेट्स उसको लेकर के आ रही हैं। इसलिए सामाजिक तनाव न बने, समाज के अंदर आपस में भाईचारा बना रहे, और वो धोखाधड़ी और लालच
ये कैसे इन चीजों को रोक सकें, तो उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। एक ही तो बुजुर्ग पेंशन पे विवाद हुआ है, बुढ़ापा पेंशन वाला की पेंशन आज रिलीज हो जाएगी। ये ठीक है कि 1 महीना इसमें देरी हुई है, क्योंकि जिस महीने की पेंशन होती है उसके अगले महीने रिलीज होती है। तो जनवरी की तो वैसे ही अब होनी थी, तो दिसंबर की किन्हीं कारणों से 1 महीना वो देरी हुई है। उसमें भी चूंकि इन सारी चीजों को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने में थोड़ा समय लगा है। वो सब ठीक हो गया है और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो पेंशन में कई प्रकार की जो गड़बड़ियां, उनको भी हमने रोकना है। ये का एड्रेस दिया और आकर के और ओल्ड एज पेंशन बनवा ले गए, तो ये भी बहुत कठिनाइयां हैं। आखिर हमारी यहाँ जो पेंशन है वो सबसे ज्यादा है पूरे देश में। 2500 रुपये पेंशन हमारे यहाँ है। इवन दिल्ली में भी 2000 है, पंजाब में भी शायद 1500 है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही कम है, 800 1000 रुपये राजस्थान में। तो हमारे यहाँ लगातार 2014-15 के बाद हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। 14-15 में 1000 थी, 15-16 में अगले साल 1200 की, फिर हमने 1400 की, 1600 की, 1800 की, 2000 की, 2250 की, 2500 की। तो इस नाते से ये लगातार जो बढ़ रही है, इसमें दुरुपयोग ना हो, जिस जो पात्र है उसको मिले, ये हम भी चाहेंगे। अभी परिवार पहचान पत्र में सर्वे करने के बाद ध्यान में आया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, आय भी उनकी कम है, फिर भी वो नहीं बनवा पाए हैं अपनी पेंशन। तो उनकी अब ऑटोमेटिकली पेंशन बनाने का रास्ता साफ कर दिया कि जिसकी आय 1 लाख यानी 2 लाख से कम है पति पत्नी की, और आयु 60 वर्ष हो गई है, जिस दिन 60 वर्ष हो जाएगी उसी दिन कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको जो उनकी पेंशन बन करके उनके खातों में चली जाएगी। तो बहुत सी कंप्लायंसेस हम खत्म कर रहे हैं लोगों को सहूलत देने के लिए, ताकि लोग जो भटकते फिरते हैं इधर उधर, जो कठिनाई आज तक हमने महसूस की है, उन सबको दूर करेंगे। जिनकी 2 लाख से ज्यादा थी, जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा मिली परिवार पहचान पत्र के बाद, उनकी बंद कर दी है या बंद करने का अभी विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम पर ही उन्होंने ये 2 लाख की आय पति पत्नी की तय की हुई है, हमने नहीं तय की है, उन्होंने तय की हुई है। सर 75% आरक्षण को लेकर अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाई, आगामी 11 तारीख को सुनवाई भी होगी। क्या कुछ जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मनाने के लिए किस स्तर पर सरकार जो है कामयाब है? मोटे रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट मान गए हुए हैं, बड़े बड़े वर्ग जो हैं, जिनसे, क्योंकि उनका एक एतराज था कि 50,000 रुपए की जो सीमा है उसमें सेमी स्किल्ड लोग भी आ जाते हैं। तो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की कंडीशन न रखी जाए, क्योंकि ये हमें जहां से अच्छे मिलेंगे, क्वालिफाइड मिलेंगे, वहीं से हम लेकर के आएंगे। हमने उनकी बात मान करके उसको राशि, उस लिमिट को 30,000 कर दिया कि 30,000 रुपए तक की सैलरी लेने वाले, वो कोई स्किल्ड ऐसे बड़े लोग नहीं होते हैं। आईटी के लोगों का खास करके एक कहना था कि आईटी के उस प्रकार के लोग शायद हमको हरियाणा से नहीं मिलेंगे, तो उनकी बात मान ली है। अब तो केवल जो क्लास यानी अंग्रेजी में यानी सरकारी, जिसको ग्रुप डी और सी कहते हैं, उसी लेवल तक के लोग ही इसके अंदर आएंगे। और इसमें बहुत लोगों को एतराज नहीं है। फिर भी कई बार कुछ लोगों को एतराज होता है, कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। अब हाई कोर्ट ने भी कोई निर्णय नहीं दिया है लागू करना है कि नहीं करना है, स्टे का मतलब है कि फिलहाल रोक दो। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए समय दिया है, 11 तारीख उसकी सुनवाई है, और 11 तारीख को हम तो आशा करते हैं कि इसका रास्ता खुल जाएगा। एक सीईटी जो है वो पिछले साल जून तक आप चाह रहे थे कि वो हो जाए, पर वो दिसंबर भी निकल गया, 2022 भी आ गया, तो अब सीईटी का कब तक प्लानिंग है होने की? अभी ग्रुप सी और डी की रिक्वेशन मांग ली गई है, 11 तारीख उसकी लास्ट डेट है। 11 तारीख तक सभी विभाग ग्रुप सी और डी की रिक्वेशन भेज देंगे, और जैसे वो भेजेंगे उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना जो काम है वो शुरू कर देगा। उसके बाद कितनी कितनी पोस्टें हैं उसके हिसाब से उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। एडवर्टाइजमेंट के साथ ही पोर्टल को फिर से खोला जाएगा। अभी तक लगभग 8.5 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है उसमें, लेकिन उस पीरियड में शायद जब सामने एकदम पता होता है कि किस लिए करना है, तो और भी इसमें आ सकते हैं। तो जो लोग आएंगे उनको सबको एग्जाम, एक एग्जाम जो है सिंगल ग्रुप डी का, और ग्रुप सी का जो है उसके 2 एग्जाम होंगे, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और दूसरा जो है डिपार्टमेंटल जो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो डबल टेस्ट सिस्टम में से उसको हम भर्तियां करें। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से करवाएंगे या अभी वो तय हो? बातचीत चल रही है। अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से बात होने के बाद अगर सहमति बन गई तो उनसे एमओयू करेंगे, वो कराएंगे, और वो नहीं भी अगर बात बनती है तो हम अपने आप कराएंगे। अभी ये विचाराधीन है। धन्यवाद। ये
नंबरदारों को लेकर के काफी हंगामा चल रहा है। बताया जा रहा है कि 65 साल से ऊपर वालों की सैलरी बंद कर दी गई सरकार की तरफ से और 60 से 65 साल वालों का पहले मेडिकल करा जाएगा। सच है क्या सर कि वाकई बंद कर दी है या? देखिए, ये 65 साल के बाद है कि 65 साल के बाद उनका हेल्थ एक चेकअप कराया जाएगा। अगर वो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं तो उनको कंटिन्यू रखेंगे। अगर वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर उनको मुक्त किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जो बड़े बड़ी आयु के भी नंबरदार हो जाते थे वो आगे फिर सरबराह अपने तय कर देते। परिवार में कोई भी आदमी जो है उनके ब्याह पर वो काम करता था। अब सरबराह की प्रथा समाप्त की है। केवल व्यक्ति जब तक वो स्वस्थ है तब तक वो काम करेगा। धन्यवाद। जहां पर एक तरफ पत्रकार भी पूरे सक्रियता के साथ सवाल पूछ रहे थे और इन सवालों का जवाब देते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सक्रिय दिखाई दिए। और आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, बजट सत्र की तारीख को लेकर, ऐलान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे तो तारीख सामने आ गई है। 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा, इस तारीख पर मुहर लग गई है। हालांकि जो जानकारी इससे पहले सामने आ रही थी वो ये थी कि 25 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो सकता है, लेकिन 2 मार्च से अब बजट सत्र शुरू होगा। और बड़ी बात यहां पर यह है, जो इस मीटिंग में तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे, इसमें 28 एजेंडों पर चर्चा की गई है और उन 28 एजेंडों में बेहद महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब प्रदेश सरकार आगामी बजट सत्र में धर्मांतरण कानून भी लाने जा रही है। और इसके साथ साथ शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार मिल को 9 करोड़ रुपए लोन के लेकर मंजूरी दे चुकी है। पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हो गया है और इसके साथ साथ रिटेल लीकर लाइसेंस के लिए चालू एक्साइज नीति में छूट दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण बात इसमें यह रही कि जहां पर पहले ये बात सामने आ रही थी कि 25 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो सकता है, अब 25 के बजाय तारीख सामने आ गई है, तारीख पर मुहर लग गई है कि 2 मार्च से बजट सत्र